हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमा वर्ल्ड पॉइंट में। ये आज प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 11 में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 50 है। तो धनराशि क्या होगी? देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2 वर्ष का परसेंटेज दे रखा है 10%। ठीक है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 10 और 10 20 साधारण ब्याज की दर से, और 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना ब्याज मिलेगा 10% के हिसाब से? तो हमें मिल जाएगा 21। कुल मिला के डिफरेंस कितना हो गया? 20 माइनस 21 माइनस के 20 यानी कि 1% का। और 1% की वजह से कितना हमें लॉस मिल रहा है? 50 रुपये का अंतर आ रहा है। यानी कि 1% की वैल्यू कितनी है? 50 है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5000। यानी हमारी राशि कितनी है? तो हमारी राशि है आपकी 5000। क्लियर? ये तो आपका शॉर्ट तरीका हो गया। एक फॉर्मूला और होता है इसका अंतर का, वो भी देख लीजिए। जैसे 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बराबर क्या होता है? अंतर यानी डिफरेंस बराबर डी बराबर पी इंटू आर स्क्वेयर अपॉन में 100 का स्क्वेयर। डिफरेंस कितना दे रखा है? 50। तो 50 बराबर हो जाएगा, पी मतलब क्या है? मूलधन। मूलधन हमें निकालना है। आर कितना है? दर। दर दे रखी है 10। 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100 बटे में 100 गुणा 100। 100 से 100 खत्म। 100 का गुणा किसमें होगा? 50 में। तो पी बराबर कितना हो जाएगा? 5000। हमारा मूलधन कितना हो गया? 5000। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चाहे फॉर्मूले से कर लीजिए, चाहे आपको थोड़ा पता होता है कि 10% की जब दर होती है तो साधारण ब्याज में 20% बन जाता है 2 साल के लिए, और चक्रवृद्धि ब्याज में 21% हो जाता है। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1% का डिफरेंस हो जाएगा। 1% की वैल्यू 50 है तो 100% की वैल्यू 5000 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, पटना होकर जाते हुए हावड़ा एवं नई दिल्ली की दूरी 1440 किलोमीटर है, और गया होकर जाते हुए हावड़ा में नई दिल्ली की दूरी 5% कम हो जाती है। तो गया होकर दूरी कितनी है? चूँकि पहले कितनी है? 1440, और इसका 5% कम हो रही है, तो 5/100 कर दीजिए। तो देखिए 0 से 0 खत्म, 5 से कटेगा 2, 2 से कटेगा आपका 72वां। यानी पहले की तुलना में 72 किलोमीटर दूरी आपको कम चलनी पड़ेगी। पहले कितनी चलनी पड़ती थी? 1440। 72 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका ये? 8, और अब 13, 13 में 6, और आपका ये 13। ठीक है, यानी 1368 किलोमीटर आपको दूरी चलनी पड़ेगी अब। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति ने 34 रुपये में 8 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 57 रुपये में 12 की दर से बेच दिया। तदनुसार 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसने कितने संतरे बेचे? देखिए देखिए 34 रुपये में कितने संतरे खरीदे? 8 खरीदे। यानी 8 संतरे 34 के खरीदे, तो 12 संतरे कितने खरीदे होंगे? 34 बट्टे में 8 गुणा 12, 4 से 2, 4 से 3, 2 से 17, 17 तिया 51। यानी कि उसने 1 दर्जन संतरे कितने में खरीदे? 51 रुपये में खरीदे। और उसने 12 संतरे, 1 दर्जन मतलब 12 ही होता है, और 12 संतरे कितने बेचे? 57 रुपये में बेचे। यानी 12 51 में खरीद रहा है, और 12 कितने के बेच रहा है? 12 57 के बेच रहा है। तो कुल मिला के लाभ कितना कमा रहा है? 6 रुपये का लाभ कमा रहा है 1 दर्जन पे। और कुल मिला के लाभ चाहिए कितना? 45 रुपये का लाभ चाहिए। तो उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे? यानी कि 6 रुपये का लाभ हो रहा है कितने पे? 45। 6 रुपये का लाभ हो रहा है कितने पे? तो 12 संतरों पे हो रहा है। ठीक है, देखिए इधर देखिए, 6 रुपये का लाभ कितने पे हो रहा है? 12 पे। तो 45 का लाभ कितने पे होगा? तो 12 बटे में 6 गुणा 45। 6 से 2 बार 45 दूनी 90। यानी कि 45 संतरे का लाभ कमाने के लिए उसे, सॉरी 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे 90 संतरे बेचने होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, 310 रुपये 3 कारीगरों में 1/2 अनुपात 3/5 अनुपात, और सॉरी 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटे गए हैं। तो 3 कारीगर को कितना रुपया मिलेगा? सबसे पहले तो हम इसका अनुपात निकालेंगे कि किस अनुपात में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 2, 3 और 5 का एलसीएम। 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 30। 30 से हम क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए देखिए 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 है। तो 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 30। 30 से हम क्या कर देंगे? इसमें गुणा। तो गुणा कर देंगे तो 1/2 गुणा 30 यानी कि 15 आ जाएगा। 1/3 गुणा 30 यानी कि 10 आ जाएगा, और 1/5 गुणा 30 यानी कि 6 आ जाएगा। ठीक है, कुल मिला के इनका जोड़ कितना हो गया? 31। 31 की वैल्यू कितनी है? 310। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से? 10 रुपये। पूछा किसका है?
द्वितीय कार्यकाल यानी बीच वाले का हिस्सा कितना है 10 यूनिट। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 गुणा 10 यानी कि 100 रुपये। ठीक है 100 रुपये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 1400 का x% 119 है तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो देखिए 1400 का x% x बटे 100 कर देंगे जो किसके बराबर है 119 के बराबर है। तो 0 से 2 जीरो खत्म। ठीक है अब 7 से कटेगा आपका 2 बार, 7 से कटेगा आपका ये 17 बार। तो x बराबर में कितना मिल जाएगा 17 बटे में 2 यानी कि 8.5। x की वैल्यू कितनी आ गई 8.5। ठीक है नेक्स्ट है 6 से 2/3 प्लस 15 से 1/4 प्लस 3 से 3/4 माइनस 7 से 2/5 के समतुल्य होगा। देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो आपकी मिश्रित मैंने दे रखी है इसको हम अलग लिख सकते हैं। तो 6 से 2/3 को लिख सकते हैं हम 6 प्लस 2/3। इसको लिख सकते हैं हम 15 प्लस 1/4। इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 3/4। इसको लिख सकते हैं हम माइनस के 7 प्लस 2/5। ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट में बंद क्योंकि माइनस का है। ठीक है अब जो पूर्णांक है उसको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा ये 6 और 15 21 और 3 24 प्लस इसको ऐसे रखिए 2/3 प्लस 1/4 प्लस 3/4 माइनस का गुणा अंदर हो जाएगा तो माइनस के 7 माइनस के 2/5। ये भी पूर्णांक है और ये वाला भी पूर्णांक है। तो 24 में 7 जाएंगे कितना बचेंगे 17। बाकी ये सब प्लस का है इसको लगा रखिए 2/3 प्लस 1/4 प्लस 3/4 माइनस के 2/5। ठीक है इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये तो पूर्णांक है इसको लगा रखिए। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3 4 5 और 3 4 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। ठीक है तो 3 से कटेगा 20 बार 20 दूनी 40 और ये कितना है 1/4 सॉरी 4 4 से कटेगा 15 बार 15 एकम 15 और ये 15 तिया 45 माइनस के 5 से कटेगा 12 बार 12 दूनी 24। ठीक है ये हो जाएगा आपका 17। ये सब क्या चल रहा है प्लस में चल रहा है तो 17 प्लस तो देखिए 40 और 15 55 55 और 45 100 100 माइनस के कितना है 100 माइनस के 24 कितना हो जाएगा ये 76। 76 बट्टे में 60 76 बट्टे 60 को हम लिख सकते हैं 17 प्लस 1 सही सॉरी 1 प्लस 16 बट्टे में 60। ठीक है तो एक जिसमें जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा आपका 18 18 प्लस 16/60 16/60 को आप और काट सकते हो किससे 4 से काटोगे 4 बार 4 से कटेगा आपका 15 बार तो कितना जाएगा आपका 18 सही 4/15। ठीक है तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया 18 सही 4/15 ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक पति पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी। जब औसत आयु 23 वर्ष थी तो योग कितना हो जाएगा 30 दूनी 46 क्योंकि दो व्यक्ति हैं तो योग बराबर क्या होता है औसत गुणा संख्या यानी 30 दूनी 40 यानी विवाह के समय उनकी आयु कितनी थी उनकी आयु का योग कितना था 46 वर्ष था। 5 वर्ष के बाद उनका एक बच्चा है 1 वर्ष का उनका क्या है बच्चा। अब परिवार की औसत आयु कितनी है तो जब 5 वर्ष के बाद की बात चल रही है तो 5 साल पति पत्नी में जुड़ा हुआ कुल मिला के 10 साल और जुड़ गया होगा 1 साल का उनका बच्चा भी है तो कुल मिला के उनकी आयु का योग कितना हो गया 40 10 56 और 1 57 यानी अभी के समय में उनकी आयु का कुल योग कितना हो जाएगा 57। अब आदमी है कितने तो कुल मेंबर कितने हैं अब 3 हो गए पति पत्नी और एक बच्चा तो औसत कितना हो जाएगा 19 वर्ष। ठीक है औसत बराबर क्या होता है योग बटे में संख्या यानी कि 19 वर्ष ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु कितनी है 15 वर्ष तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी थी। देखिए 6 सदस्य हैं औसत आयु कितनी है 25 वर्ष है तो इसका मतलब 25 के 150 यानी कुल योग कितना हो गया 150 हो गया। अब छोटे सदस्य की जन्म आयु कितनी है 15 वर्ष है तो जन्म के समय इसके जन्म के समय मतलब 15 साल पहले 15 साल पहले की बात जब चलेगी तो सबकी आयु में से 15 साल घट जाएगा
कुल मिला के 15 छक्के 90, 90 साल क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। यानी कि आज से 15 साल पहले जो आपके 5 मेंबर थे उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 60 वर्ष हो जाएगा। क्योंकि 15 साल पहले जो छोटा वाला सदस्य है वो तो 0 साल का होगा, तो 0 साल का होगा तो उसकी आयु तो जुड़ेगी नहीं। इसका मतलब जो पहले 15 साल पहले की बात चल रही है, तो उस समय जो योग बचा था 60 साल, वो किसका होगा, 5 सदस्यों का होगा। क्योंकि अभी कितने 6 सदस्य हैं, तो औसत कितना हो जाएगा, 60 बटे में 5, यानी कि 12 वर्ष। यानी उसके जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी थी, तो 12 वर्ष थी। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन कह रहा है यदि एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 लड़के किसी कार्य को पूरा करने में 88 दिन लेते हैं, तो एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे। देखिए देखिए, एक आदमी यानी एक मैन मान लेते हैं, एक वुमेन और एक बॉय। ठीक है, तीनों क्या बराबर बराबर है, और कुल मिला के तीनों लोग मिलके अलग अलग कितने दिन में खत्म कर देते हैं। सॉरी, एक आदमी 2 वुमेन है और 3 बॉयज है, ये तीनों क्या आपस में बराबर हैं और कुल मिला के 88 दिन में काम खत्म कर देते हैं। यानी यदि 3 आदमी 88 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, तो कुल काम कितना रहा होगा, कुल काम रहा होगा 88 गुणा 3। ठीक है, यानी 3 आदमी 88 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, तो कुल काम कितना रहा होगा, 88 गुणा 3। अब सबको हम क्या कर देंगे, बॉयज में चेंज कर लेंगे। तो देखिए, एक आदमी कितने बॉयज के बराबर है, 3 बॉयज के बराबर है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, एक आदमी प्लस एक औरत यानी एक वुमेन प्लस एक बॉय, यानी तीनों मिलकर काम कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो इन सबको हम बॉय में चेंज कर लेंगे, तो एक आदमी कितने बॉय के बराबर है, 3 बॉय के बराबर है। एक वुमेन कितने बॉय के बराबर हो जाएगी, 3/2 बॉय के बराबर हो जाएगी। ठीक है, एक बॉय तो है ही है। कुल मिला कितने लड़के हो जाएंगे, 3 और 1 4, 4 दूनी 8 और 3 11, यानी 11/2 बॉयज के बराबर हो जाएगा। आपसे पूछा है कि ये तीनों मिलके कितने दिन में काम खत्म कर देंगे। तो देखिए 3 लड़के थे, 88 दिन में काम खत्म कर रहे थे, तो 11/2 लड़के कितने दिन में काम खत्म कर देंगे, हमने मान लिया x थे। इसको सॉल्व करते हैं, 11 × 8 = 88 और 2 का गुणा इधर हो जाएगा, 3 दूनी 6 8 48, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 48 दिन। यानी कुल मिला के जो 11/2 लड़के थे वो, या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो, एक आदमी एक औरत और एक लड़का मिलकर काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे, तो 48 दिन में काम खत्म कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यदि एक टंकर को एक पन्ना टाइप करने में 4 मिनट लगते हैं, तो दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच में 1080 पन्ने टाइप करने के लिए कितने टंकरों की आवश्यकता होगी। देखिए, एक पन्ना टाइप होने में कितना समय लगता है, 4 मिनट लगता है। ठीक है, 1 बजे से 2 बजे तक कितने मिनट हो गए, 60 मिनट हो गए। 60 मिनट में कितने पन्ने टाइप हो पाएंगे, एक पन्ना हो टाइप होने में 4 मिनट लगते हैं, तो 4 मिनट में कितने पन्ने टाइप हो जाएंगे, 15 पन्ने टाइप हो जाएंगे। और एक 15 पन्ने टाइप करने हैं, ठीक है, 1 घंटे में कितने पन्ने टाइप हो पाएंगे, 15 पन्ने टाइप हो पाएंगे। तो 1080 पन्ने टाइप करने के लिए हमें कितने टंकों की आवश्यकता होगी, तो 1080 बटे में 15, 15 से भाग करेंगे तो 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, 3 बचे, 15 दूनी 30, यानी कि हमें 72 टंकों की आवश्यकता हो जाएगी। क्लियर। देखिए, एक पन्ना टाइप करने में 4 मिनट लग रहे हैं, तो 1 बजे से लेकर 2 बजे तक यानी 1 घंटा हो गया, 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो 4 मिनट में कितने पन्ने टाइप हो पाएंगे, 60 पन्ने टाइप 15 पन्ने टाइप हो पाएंगे। अब 15 पन्ने टाइप हो पा रहे हैं, तो हमें कितने टंकों की आवश्यकता होगी, तो 1080 पन्ने टाइप करने, तो 1080 बटे 15 यानी कि 72 हमें टंकों की आवश्यकता हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि एक्स वाई और जेड 3 धनराशि इस प्रकार हैं कि एक ही अवधि के लिए एक ही जैसी साधारण ब्याज की दर वाई एक्स के साधारण ब्याज के बराबर है और जेड वाई के साधारण ब्याज के बराबर है, तो निम्न में से इनमें कौन सा संबंध सही होगा। देखिए अवधि भी क्या है, सेम है, और दर भी क्या है, सेम है। ठीक है, अब देखिए आपसे बोला बाई क्या है, बाई एक्स के साधारण ब्याज के बराबर है। एक्स का साधारण ब्याज मतलब साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा दर, दर हम मान लेते हैं आर है, समय हम मान लेते हैं टी है, बटे में कितना आ जाएगा 100, यानी बाई एक्स के साधारण ब्याज के बराबर है। दूसरी कंडीशन में जेड बाई के साधारण ब्याज के बराबर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वाले में इसका भाग कर देंगे, बाई बटे में जेड बराबर हो जाएगा एक्स आर इंटू टी बटे में 100। तो इसमें इसका भाग करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 100 बटे में बाई इंटू आर इंटू टी। ठीक है, 100 से 100 खत्म, आर टी से आर टी खत्म, कितना हो जाएगा आपका बाई बटे जेड
बराबर एक्स अपॉन में बाई, तो बाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स जेड। ठीक है, यानी कितना संबंध बन जाएगा, कौन संबंध बनेगा, बाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है एवं दूसरे उम्मीदवार को से 298 मतों से पराजित हो जाता है, तो मतदान के कुल मतों की संख्या बताइए। यानी एक को मिलते हैं 40%, ठीक है, एक को 40% मिलते हैं, दूसरे को कितने मिले होंगे, 60% मिले होंगे। ठीक है, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 20%। यानी जो हार जीत हुई होगी वो 20% की वजह से हुई होगी। तो 20% कितने के बराबर है, 298 के बराबर है। 100% की वैल्यू पूछिए तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 298 बटे में 20 गुणा 100। 20 से कटेगा 5 बार, 5 इंटू 298 कितने होते हैं, 5 इंटू 298 होते हैं 1490। ठीक है, यानी कुल मत कितने हो गए, 1490। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ग्राम पंचायत संस्था में 574 नाम गरीबी रेखा से नीचे की सूची में शामिल है। यदि गांव के 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, गांव की कुल आबादी कितनी है। देखिए ये भी 14% क्या है, गरीबी रेखा से नीचे है, और 574 भी क्या है, गरीबी रेखा से नीचे। यानी कि 14% की वैल्यू आपको दे रखी है 574, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 574 बटे में 14 गुणा 100। 14 से कितने कटेगा, 14 दिया 42, 14 जगह 56, 14 कम 14, 41 गुणा 100 कितना होता है, 4100। कुल नाम कितने हो गए, 4100। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी थैले में 90 रुपए की राशि है जो कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है। यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी है, 2 अनुपात 3 अनुपात 5 में है, थैले में 25 पैसे के सिक्कों कितने होंगे। देखिए ये वैसे तो सिक्कों वाली जो अलग वीडियो बनाई हुई है मेरी, यदि आपने नहीं देखी देख लीजिए, सिक्कों वाले सारे डाउट जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। इस सवाल को मैं आपको करा देता हूँ। देखिए कुल राशि कितनी है, 90। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी अनुपात दे रखा है वो हमें राशि में ही चेंज करना पड़ेगा। जो राशि, यदि आपको सिक्के दे रखे होते तो सिक्के दे रखे होते थे तो हमें सिक्कों में चेंज करना पड़ता, क्योंकि हमें धन दे रखा है तो हमें सब चीज़ कन्वर्ट करके हमें धन में ही लानी पड़ेगी। अब देखिए 50 पैसे हैं, 25 पैसे हैं और 10 पैसे की बात है। तो अब जरा ये बताइए, 50 पैसे का मान लीजिए कोई एक सिक्का होगा तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 1/2 रुपये हो जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, रुपयों में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें रुपया ही दे रखा है। तो 50 पैसे के एक सिक्के का मूल्य कितना होगा, 1/2 रुपया होगा। अब 25 पैसे एक सिक्के का मूल्य कितना होगा, 1/4 रुपया होगा। ऐसे ही 10 पैसे एक सिक्के का मूल्य कितना हो जाएगा, 1/10 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 50 पैसे कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, 2 से गुणा कर देंगे। 25 पैसे कितने हैं, 3, तो 3 से गुणा कर देंगे। अब 10 पैसे कितने हैं, 5, तो हम 5 से गुणा कर देंगे। कुल मिलाकर हमारे पास मूल्य कितना हो गया, तो 2/2 यानी कि 1 प्लस 3/4 प्लस 5 से कटेगा 2 बार, यानी कि 1/2। ठीक है, कुल मिला के इनका सबका जोड़ कितना हो जाएगा, तो देखिए 4 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 4, 3, यहाँ से मिल जाएगा आपका 2, 4 और 3 7 और 2 9, 9/4। कुल मिला के जो मूल्य हो गया वो कितना हो गया, 9/4। लेकिन एक्चुअल में मूल्य कितना है, 90 है। यानी कि 9/4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 90 है। तो 9 एकम 9, 9 से 10 बार, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 10 गुणा 4 यानी कि 40। यहाँ से आपको 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई आपको 40। पूछा क्या है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या जो कितनी है, 5 है। कितनी है, 5। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 40। तो 25 पैसे के सिक्के यानी कि 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 गुणा 5 यानी कि 200। ठीक है, देखिए मिस्टेक है। 25 पैसे की सिक्के की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है, 5 तो 10 पैसे वालों की है ना, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 40 गुणा 3 यानी कि 120। ठीक है, अब ठीक हो जाएगा आपका 120, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि ए बी सी की वार्षिक आय 1:3:7 के अनुपात में है और ए और सी की कुल वार्षिक आय कितनी है, 8 लाख रुपए है, बी की मासिक वेतन कितना होगा। देखिए ए और सी का कुल आय कितनी जाएगी, 1 और 7 8, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 लाख। ठीक है, कितनी है, 8 लाख। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 1 लाख। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 1 यूनिट की वैल्यू 1 लाख है, बी का कितना है, 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
3 लाख, ठीक है। ये क्या है, ये वार्षिक आय है। बी का मासिक वेतन पूछा है। मासिक मतलब एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 12 से क्या कर देंगे, इसका भाग कर देंगे। मासिक निकालने के लिए, मासिक वेतन निकालने के लिए हम इसमें 12 से भाग कर देंगे। कितना हो जाएगा ये आपका 25,000 रुपये महीने, ठीक है। यानी बी का मासिक वेतन कितना है, 25,000 रुपये महीने। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है तो विभाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का दुगने के बराबर है। यदि शेषफल कितना है, 80 रुपये है, तो x का मान बताइए। देखिए शेषफल कितना है, 80 है, और 80 का शेषफल का दुगुना किसके बराबर है, विभाजक के बराबर। तो हमारा विभाजक कितना मिल जाएगा, हमारा विभाजक मिल जाएगा 80 का दुगुना यानी कि 160 रुपये, सॉरी 160। अब जो 160 निकल के आया वो भागफल के 4 गुने के बराबर है, यानी कि भागफल का 4 गुना किसके बराबर हो जाएगा, 160 के बराबर। तो यहाँ से हमें भागफल कितना मिल जाएगा, भागफल मिल जाएगा हमको 160 बटे में 4 यानी कि 40। यानी हमें भागफल मिल गया 40, विभाजक मिल गया 160, और शेषफल कितना दे रखा है, शेषफल दे रखा है आपको 80। पूछा क्या, संख्या। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक, या फिर कह सकते हो विभाजक, विभाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब देखिए विभाजक कितना है इसमें, 160 है, 160, भागफल कितना है 40, शेषफल कितना है 80। 16 चौका 64 यानी 6400 प्लस 80 कितना हो जाएगा ये आपका 6480। इसका मतलब हमारी संख्या कितनी मिल गई, हमें संख्या मिल गई 6480। तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 6480, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, यदि दो धनात्मक संख्याओं के मासक और लासा क्रमशः 2 और 84 हैं तो उन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। देखिए देखिए सम संख्याओं के मासक और लासा दे रखे हैं 2 और 84। क्योंकि सम संख्या है, मासक कितना दे रखा है 2, तो हम संख्या मान लेते हैं 2x और 2y, ठीक है। अब संख्या एक 2x है, एक 2y है, तो इनका लासा कितना हो जाएगा, इनका लासा हो जाएगा 2x और 2y का लासा कितना हो जाएगा 2xy, जो किसके बराबर दे रखा है 84 के बराबर। तो यहाँ से एक्स वाई कितना मिल जाएगा हमें 84 बट्टे 2 यानी कि 42। यानी दो संख्याएं जो, यानी एक्स वाई का गुणनफल कितना मिल गया हमें 42। अब आपको ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जो इनका गुणनफल आप क्या हो 42 हो, जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। एक्स और वाई क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है, ठीक है। एक्स और वाई हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 6, वाई की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 7, ठीक है। इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है और गुणा करने पर हमें कितना मिल रहा है 42 मिल रहा है। एक्स की वैल्यू में 6 मिल गई, वाई की वैल्यू में मिल गई हमें 7। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 दूनी 12, और 2y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 7 दूनी 14। तो इसका मतलब हमारी संख्या मिल गई हमें 12 और 14। पूछा क्या, संख्याओं का योग। तो 12 और 14 का योग कितना हो जाएगा, 12 और 14 का योग हो जाएगा 26, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दो संख्याओं का योगफल 84 है और उनका मासा 12 है, तो ऐसी संख्याओं कुल युग्मों की संख्या कितनी होगी। देखिए देखिए मासा 12 है तो संख्या हमारी कौन कौन सी हो जाएंगी, 12x और 12y, दोनों का योगफल कितना है 84, ठीक है। तो यहाँ से हमें x प्लस वाई यानी कि 12x प्लस वाई बराबर हमें 84 मिल जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर हमें कितना मिल जाएगा 84 बट्टे 12 यानी कि 7। यानी कि आपको x और y की ऐसी वैल्यू रखनी है जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। यानी 1 और 6 हो सकता है, 2 और 5 हो सकता है, 3 और 4 हो सकता है, ठीक है। यानी ऐसे कितने जोड़े संभव है, तो ऐसे आपके 3 जोड़े संभव है, ठीक है। ऐसे कितने जोड़े संभव है, तो आपके 3 जोड़े संभव है, क्लियर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए देखिए सारणी दे रखी है। यहाँ दी गई सारणी 4 वर्षों में इसी कक्षा के 4 विषयों में सर्वाधिक तथा औसत प्राप्ताओं को दर्शाती है। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक कितने हैं 100 है। देखिए पहला डेटा क्या दिखा रहा है, सर्वाधिक को, और ये औसत को दिखा रहा है। ये सर्वाधिक अंक कितने आए और औसत अंक कितने हैं उस सब्जेक्ट में ये दिखा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 2012 में चारों विषयों में कुल मिलाकर औसत प्राप्तांकों का औसत कितना था। यानी कि वर्ष 2012 में चारों विषयों में कुल मिलाकर औसत प्राप्तांकों का औसत कितना था। 2012 की बात चल रही है, कितने कितने मिले थे औसत, 56 मिले थे, 68 मिले थे, 68 और 48।
यानी इन चारों औसत प्राप्तांकों का औसत पूछा है। जब औसत पूछा है तो सबको जोड़ के 4 में से 4 से भाग कर देंगे। तो देखिए सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 56 प्लस 68 प्लस 68 प्लस 48। तो इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, और बटे में कितना कर देंगे हम, 4 से भाग, क्योंकि हमें औसत चाहिए। तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं हम, कुल योग बटे में कुल संख्या। तो देखिए इनका जोड़ कितना आ जाएगा, 8 और 8 16, 16 और 24, 24 और 6 30, हासिल के 3 और 5 और 3 8, 8 और 12 20, 20 और 4 24, बटे में कितना है 4। 240 में 4 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा आपका 60, यानी आपका औसत प्राप्तांक कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यह मानते हुए कि बस 2012 में विज्ञान में 40 विद्यार्थी थे तो उन्होंने कुल मिलाकर कितने अंक प्राप्त किए थे। 2012 में विज्ञान कौन सा, ये वाला। तो देखिए कुल विद्यार्थी कितने थे, 40, और औसत कितना आ रहा है विज्ञान का, 68। तो कुल योग कितना हो जाएगा, 40 गुणा 68 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 का 0, 4 8 32 और 4 6 24 और 3 27, यानी कि 2720, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है किस वर्ष गणित में सर्वाधिक तथा औसत प्राप्तांकों का अंतर सर्वाधिक था। किस वर्ष गणित में, गणित कौन सा है, ये वाला, सर्वाधिक और औसत के बीच में जो अंतर है वो सबसे अधिक था। तो देखिए पहले साल 2010 में अंतर कितना है, 64, 94 और 60 का अंतर कितना है, 34 का। यहाँ पे अंतर कितना है, तो यहाँ पे अंतर है आपका 23 का। यहाँ अंतर कितना है, तो यहाँ अंतर है आपका 24 का। और यहाँ अंतर कितना है, तो यहाँ अंतर है आपका 27 का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अंतर कहाँ है, पहली साल 2010 में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का, किस वर्ष सामाजिक विज्ञान में सर्वाधिक तथा औसत प्राप्तांकों का अंतर सबसे कम था। सामाजिक विज्ञान में सर्वाधिक और औसत के बीच में अंतर सबसे कम था। सामाजिक विज्ञान कौन सा है, ये वाला। आपको देखना है सबसे कम अंतर किसमें था। तो देखिए यहाँ पे अंतर कितना है, 10 का है। इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 10 का है। यहाँ कितना है, 8 का है। यहाँ कितना है, यहाँ आपका 20 का है। और यहाँ कितना है आपका, तो यहाँ आपका 19 का है। सबसे कम अंतर किसमें है, सबसे कम अंतर आपका इसमें। कौन साल में, तो 2010 में। 2010 आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर। ठीक है, तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।